तो आज का टॉपिक जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, उसका क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो इससे दो चीज़ें पता चलती हैं। डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई से दो चीज़ें हमें पता चलती हैं कि हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अब देखिए, इंट्रा स्टेट का मतलब ये होता है कि विद इन स्टेट, यानी यूपी के अंदर ही अगर आपको गुड्स सप्लाई करना है तो इट मीन्स कि वो इंट्रा स्टेट है। और इंटर स्टेट का मतलब है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। अब इसको एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि यूपी के अंदर लाइक कानपुर से लखनऊ में आपने सप्लाई किया, तो ये दोनों एक ही स्टेट के अंदर है, तो आप इसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर आपने यूपी से एमपी में सप्लाई किया, मध्य प्रदेश में, तो ये दो राज्यों के बीच में सप्लाई है, तो इसको बोलेंगे इंटर स्टेट। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर लोकल सप्लाई है यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्या टैक्स लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या टैक्स लगता है। तो इंट्रा स्टेट के केस में दो टैक्स लगता है, एक CGST और दूसरा SGST। जैसा कि आप लोग जानते हैं, CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये जो शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये शेयर राज्य सरकार के पास चला जाता है। लेकिन जब दो राज्यों के बीच में सप्लाई होती है तो पूरा जो रिवेन्यू होता है टैक्स का, वो IGST के फॉर्म में होता है, और पूरा का पूरा जो टैक्स का कलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर GST का रेट 18% है, किसी गुड्स पर 18% GST है, तो इसका मतलब कि यहाँ 9% CGST लगेगा और 9% SGST। लेकिन अगर यही दो राज्यों के बीच में है तो 18% पूरा लगेगा। यानी टैक्स में अगर आप लोग देखें तो कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों जगह टैक्स 18 ही है। बट जब लोकल सप्लाई होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, तो वो हाफ हो जाता है, CGST SGST में बढ़ जाता है। लेकिन जब दो राज्यों के बीच में सप्लाई होती है तो पूरा 18% लग जाता है। तो मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो ये बताने जा रहा हूँ कि सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई से पता क्या चलता है। तो पता चलता है, डिटर्मिनेशन होता है कि कौन सा टैक्स हम चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले गुड्स के केस में देखते हैं। पहला केस क्या हो सकता है गुड्स में? मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स का क्या मतलब है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जब आपको पता है कि X से सामान Y के पास जा रहा है और X यूपी के अंदर है और Y बिहार के अंदर है, तो हमें एकदम साफ समझ में आ जाएगा कि दो राज्यों के बीच में ये सप्लाई हो रही है और इस वजह से यहाँ पे IGST लगेगा। लेकिन अगर इसका मूवमेंट X और Y के बीच में हो रहा है और दोनों ही लोकेशन यूपी के अंदर ही है, तो हम समझ जाएंगे कि फिर यहाँ पर CGST और SGST दोनों लगेगा। तो ये पहला हो गया कि जब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, यानी जब दुकानदार सामान बेचे तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इलाहाबाद से सामान बेच रहा हूँ, तो वो अगर मैं MP में बेच रहा हूँ तो सामान MP में जाना चाहिए, और अगर लोकली बेच रहा हूँ इलाहाबाद टू इलाहाबाद तो मूवमेंट यहाँ भी हो रहा है बट लोकल सप्लाई हो रहा है। दूसरा है डज नॉट
इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब इसके बारे में आप समझिए कि डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, सप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सप्लाई हो रही है, सप्लाई मतलब सेल्स हो रहा है, बट मूवमेंट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक्स है, ये एक शोरूम है और ये कपड़े का शोरूम है, और वाई महाराष्ट्र का है और एक्स यूपी का है। तो महाराष्ट्र वाला यूपी के शोरूम में आता है और यहाँ से वो कपड़े लेता है। तो जो शोरूम है वो कपड़ा आपको यहीं शोरूम में दे देगा, ना कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे भेजेगा। तो सप्लाई तो हो रहा है लेकिन गुड्स का मूवमेंट महाराष्ट्र नहीं हो रहा है। तो जब बहुत सारे लोग, हम ही लोग हैं, जैसे दिल्ली चले गए, तो दिल्ली गए और वहाँ से जो भी सामान खरीदना है खरीद लिया, तो आपको सप्लाई ऑन स्पॉट हो गई, तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ। तो इस केस में आपका टैक्स लोकल मान लिया जाएगा और CGST और SGST लग जाएगा। लेकिन एक मिनट के लिए आप मान लीजिए कि Y जो है रजिस्टर्ड है, जो महाराष्ट्र का ये Y पर्सन है वो यूपी में शोरूम में कपड़े खरीदने आया है और वो वहाँ पर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, यानी कि एक व्यापारी है। तो वो यहाँ पे आएगा तो जो बिल बनेगा वो महाराष्ट्र के पते पे बनेगा। तो भले ही हम सप्लाई यूपी के अंदर ही कर रहे हैं लेकिन उसे सप्लाई महाराष्ट्र में माना जाएगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तब तो लोकल सप्लाई, और अगर रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस देखा जाएगा। अगर लोकल एड्रेस है तो लोकल सप्लाई मान लेंगे, और दूसरे स्टेट का रहेगा तो इंटर स्टेट मान लेंगे। तो सपोज कि ये रजिस्टर्ड है तो फिर क्या लगेगा, IGST। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि गुड्स असेंबल्ड आर इंस्टॉल। ये भी एक तरह की सप्लाई है। इसमें क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री है कानपुर में और मैंने आपके फैक्ट्री में एक मशीन को स्थापित कर दिया, मतलब इंस्टॉल कर दिया, और मैं इलाहाबाद से जाके कानपुर में आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीन को इंस्टॉल कर रहा हूँ या असेंबल कर रहा हूँ। तो चूंकि मैं भी यूपी का हूँ और फैक्ट्री भी कानपुर में है तो वो भी लोकली मानी जाएगी। तो जो साइट है, मतलब जहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। यानी कि कानपुर में अगर मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा है तो कानपुर को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और जो टैक्स लगेगा वो CGST या GST लगेगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर भी यूपी का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी के अंदर ही है। लेकिन एक मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि आप यूपी से हैं और दिल्ली की किसी कंपनी में जाके मशीन का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो फिर इंस्टॉलेशन का जो साइट है जहाँ पे आप मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ असेंबलिंग या प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन होगा। तो हम लोगों ने तीन चीज़ें स्टडी करी। एक, मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो क्या देखेंगे कि सामान का जो मूवमेंट है विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है। विद इन स्टेट है तो टैक्स अलग लगता है, और आउट ऑफ स्टेट के केस में टैक्स अलग लगता है। विद इन स्टेट में CGST या GST बोलते हैं, और इंटर स्टेट के केस में IGST बोलते हैं। बट कुछ सप्लाई ऐसी भी होती है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में हमें कन्फ्यूज़न होता है। आप मुंबई के हैं, यूपी में आए और सामान खरीदा, तो हम ये सोचते हैं सप्लाई आपको कहाँ पे माना जाए।
तो अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे सामान खरीदेंगे उसी एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका शोरूम इलाहाबाद में है और कोई तमिलनाडु का पर्सन आके इलाहाबाद के शोरूम से सामान खरीदता है तो बेचने वाला भी इलाहाबाद का माना जाएगा और खरीदने वाला भी इलाहाबाद का ही माना जाएगा टैक्स के हिसाब से। वैसे तो वो पर्सन तमिलनाडु से बिलोंग करता है तो उसे लोकल सप्लाई मान लिया जाएगा और CGST और SGST लगेगा। लेकिन अगर तमिलनाडु वाला या महाराष्ट्र वाला हमसे बोले कि मैं GST के अंदर रजिस्टर्ड हूँ और मेरे पास GST नंबर है, तब फिर मैं उसके GST नंबर के हिसाब से बिल बनाऊंगा। तो एड्रेस महाराष्ट्र का ले लेगा और मैं सप्लाई यूपी से कर रहा हूं तो दो राज्यों के बीच में सप्लाई मान लिया जाएगा। उस केस में IGST लग जाएगा। कुछ ऐसी भी सप्लाई होती है जैसे मशीन है या किसी भी तरह पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बाइक्स है, कार है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स को ले आते हैं। लाने के बाद फैक्ट्री में एक जगह रखा, फिर इंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल करने के बाद जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया तो हम कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो जो हमने पार्ट्स मंगा के जहाँ पर उसे असेंबलिंग करने का काम किया उस प्लेस का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे गुड्स ऐसे भी हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट या फिर लोडिंग वगैरह करते हैं तो उसका डेस्टिनेशन देखा जाता है। जैसे कि गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड आर कन्वेंस। इसका ये मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग सामान, फॉर एग्ज़ाम्पल इलाहाबाद से हमने सामान लिया और लेके उसको दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में एयरपोर्ट है तो हमने क्या किया, सामान को एयरपोर्ट पे लोड किया और फिर यहाँ से सामान फ्लाइट होके जहाँ जाना होगा जाएगा। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो जहाँ पे लोडिंग का वर्क होता है, मतलब जहाँ पे सामान हम उसको लोड करते हैं उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप चेन्नई से ट्रेन से चल रहे हैं, तो आप चेन्नई से ट्रेन से जा रहे हैं, फिर आपको जाना है कोचिन। चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है और कोचिन केरला में पड़ता है। तो अगर आप देखें तो दो राज्यों के बीच में ट्रेन जा रही है, तो आप जो है ना यहाँ पे चेन्नई का जो स्टेशन है यहाँ पे आपने बोर्ड किया, यानी यहाँ पर आप बैठे। फिर जो बीच में आप चल रहे हैं, कोचिन आपको जाना है, तो क्या हुआ, खाने का पैकेट बीच में आपको यहाँ पे डिलीवर किया गया। तो अब ये देखा जाएगा कि ट्रेन चल रही है चेन्नई से, रास्ते में आपको खाना दिया गया और कोचिन में वो जाके ट्रेन रुक जाएगी, वहाँ तक आपको जाना है। तो ये दोनों अगर तमिलनाडु में ही पड़ते हैं तो इसे लोकल सप्लाई मान लिया जाएगा। यानी ये जो प्लेस है वो डिटरमाइन करेगा कि आपने सप्लाई कहाँ पे किया। तो दोनों एक ही स्टेट में, तो जहाँ से ट्रेन चलेगी उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये CGST और SGST हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। जैसे एक सप्लाई और होती है कि
जैसे टेली कम्युनिकेशन ले लेते हैं, ये भी एक सप्लाई है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास टेली कम्युनिकेशन में जैसे रिचार्ज कराते हैं या फिर हमारे पास पोस्टपेड मोबाइल होता है या हम डीटीएच यूज़ करते हैं, तो इसका आपके पास कोई न कोई एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस पर ही आपको बिलिंग होती है। यानी जो सर्विसेज ले रहे हैं तो इसका एक एड्रेस होगा कि आपने किस पते पे लिया हुआ है। भले ही आप दिल्ली में यूज़ करें, मुंबई में यूज़ करें, कोलकाता में यूज़ करें, चेन्नई में यूज़ करें, लेकिन चूंकि बिलिंग एड्रेस अगर आपका इलाहाबाद का है, कानपुर का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इलाहाबाद को ही माना जाएगा, भले ही आप इस्तेमाल कहीं भी करते हो। लेकिन रिचार्ज की बात करें तो जहाँ पर आप रिचार्ज कराएंगे, जैसे आप इलाहाबाद के हैं, दिल्ली में जाके रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल ख़त्म हो गया रिचार्ज तो दिल्ली में कराते हैं, तो दिल्ली में ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बिलिंग एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग एड्रेस हो जाएगा, और अगर बिलिंग एड्रेस नहीं है तो जहाँ पर आप रिचार्ज कराएंगे उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या देखा जाता है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और दूसरा लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जो सर्विस देता है और सर्विस रेसिपिएंट का मतलब सर्विस जो लेता है। अगर देखा जाए तो जो आज की क्लास है तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और आप लोग सर्विस रिसीवर हैं। तो इसमें दोनों का अगर एड्रेस पता है तो सर्विस प्रोवाइडर इलाहाबाद से बिलोंग करता है और सर्विस रिसीवर भी सारे इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये लोकल सप्लाई हो गया और CGST और SGST लग जाएगा। लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दिल्ली से आपको सर्विस दे रहा है, ऑनलाइन आपको सर्विस दे रहा है, और जो सर्विस रेसिपिएंट है, जो सर्विस ले रहे हैं, वो सारे के सारे इलाहाबाद से हैं। तो दो राज्यों के बीच में ये सर्विस प्रोवाइड माना जाएगा और उस केस में IGST लग जाएगा। तो इस केस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या देखनी हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका लोकेशन और दूसरा जो है सर्विस रेसिपिएंट उसका लोकेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिपिएंट का एड्रेस हमारे पास नहीं होता। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। अगर उनका एड्रेस नहीं पता है बट वो हमसे सर्विस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड ऐसा नहीं दिया है जिससे मैं ये बता सकूं कि रेसिपिएंट किस जगह से बिलोंग करता है, उस केस में सर्विस प्रोवाइडर का जो एड्रेस है वही एड्रेस सेम सर्विस रेसिपिएंट का भी मान लिया जाएगा और इसको लोकल सप्लाई कंसीडर किया जाएगा और CGST और SGST लग जाएगा। ओवरऑल आज की क्लास से हम लोगों ने ये सीखा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा मैकेनिज़्म है, एक ऐसा सिस्टम है GST के अंदर जो ये निर्धारित करता है कि अगर कोई सप्लाई हम जो करते हैं GST के अंदर, जो हम गुड्स सेल करते हैं, सर्विस सप्लाई करते हैं, तो टैक्स कौन सा लगाएंगे, CGST, SGST या सिर्फ IGST। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपको समझ में आता है, आपको ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए वो समझ में आते हैं, तो जब आप बिलिंग करेंगे, इनवाइस क्रिएट करेंगे, तो आपको प्रॉपर ये मालूम रहेगा कि इस बिल पे CGST, SGST लगना है या IGST। तो होप करता हूँ कि कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। फिर इस पे एक असाइनमेंट बना के भी हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।